that affect their structure and behavior in solution. जैसे आप देखते हो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, मैनोज है, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है ऑलमोस्ट, सिर्फ थोड़ी सी जो वेरिएशन होती है उसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाती हैं। इसी तरह जब मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं तो जो हम बुक में स्ट्रक्चर देखते हैं। जी सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, आप अपनी स्क्रीन खुद ही शेयर की हुई, आपकी हो नहीं रही स्क्रीन शेयर, डीएमई से बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। ये मैंने प्रेजेंटेटर बना दिया जी। अच्छा, मैं देख लेती हूँ, दोबारा ट्राई करती हूँ। होगी हो रही है काइंडली हो रही है बेटा? कैन यू सी द स्क्रीन शोइंग प्रोटीन? यस मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। तो हम बात ये कर रहे थे कि हमने जो गैग्स में बात की थी कि इनके डिफरेंट जो इंटरेक्शंस है वो आपस में एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे होते हैं या नहीं। तो डेफिनेटली जहाँ हमने सिंपल शुगर्स जैसे देखी थी कि एक हाइड्रोक्सिल की पोजीशन राइट लेफ्ट होने पे ऑल टुगेदर उसका बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है, तो ये चीज़ें डेफिनेटली एक दूसरे को अफेक्ट कर रही होती हैं। बट देयर इज नो क्लियर कट सिंगल डिफाइंड रूल कि जिसकी बेस पे हम ये कह सकें कि अगर सल्फेशन हुई है तो एसिटाइलेशन होगी या नहीं होगी, हाउ दे अफेक्ट ईच अदर। दिस बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल, ये बिहेवियर डिफरेंट है। जो मेन डिफरेंस इन सारे गैग्स में मुझे मिला है वो सिर्फ ये है कि जहाँ सल्फेशन का डिफरेंस आ रहा है वो हाइलुरोनिक एसिड है, और इस सल्फेशन के ना होने की वजह से हाइलुरोनिक एसिड बाकी जितने भी गैग्स हैं उनसे बहुत डिफरेंटली बिहेव करता है। इसकी जो इंटरेक्शंस होती हैं वो आयोनिक इंटरेक्शंस ये ज़्यादा फेवरेबली बनाता है, जबकि बाकी सारे कोवलेंट इंटरेक्शन प्रोटीन के साथ होते हैं। लेकिन कोई भी क्लियर कट वेल डिफाइंड रूल नहीं है जिसकी बेस पे हम ये कह सकें कि ये वाला एक प्रॉपर जो लिंकेज है ये दूसरे लिंकेज को किस तरह से हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते उनका बिहेवियर। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और उससे पहले वेलकम बैक टू कॉलेज फ्रॉम मंडे। तो इंशाल्लाह वी आर वेरी हैप्पी टू वेलकम यू। मंडे को डी बैच का होगा ट्यूटोरियल मेरे साथ 9 to 10 AM। तो उसमें आप लोग नंबर 1 रिक्वायरमेंट ये है कि आप अपनी जिस भी बुक से आपने कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री पढ़ी है गैग से पहले जहाँ पर सिंपल शुगर्स थी, डायसैकेराइड्स थे, पॉलीसैकेराइड्स थे, हम उसको रिवाइज करेंगे और आप लोग अपनी बुक साथ लेकर आओगे। जिस भी बुक से आपने पढ़ा, चाहे वो मुश्ताक है, वो लिपिनकॉट है, हार्पर है, जो भी बुक आप पढ़े वो बुक आपके पास होनी चाहिए। और सेकेंडली आप उसको गो थ्रू करके आओगे ताकि अगर उसमें कोई क्वेरीज हैं तो वो आप मुझसे पूछ लें, और बाकी जो कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ वो मैं आपसे पूछ लूँ। तो ये क्लास जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए होगी कि आपकी क्वेरीज उसमें सेटल हो जाएं। कुछ क्वेश्चंस MCQs पेपर अटेम्प्ट करने के हिसाब से उसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वर्ड शेयरिंग, तो वो हम उनके बारे में बात करेंगे। बट यू शुड बी इक्विप्ड विद बुक, पेपर एंड पेन। अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रोटीओग्लाइकन्स के अंदर आपको ये जो फ्लावर्स नजर आ रहे हैं दे आर नॉट जस्ट फॉर ब्यूटी। प्रोटीओग्लाइकन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इन फ्लावर्स से रिजेंबल कर रहा होता है, लाइक अ बॉटल ब्रश इनका स्ट्रक्चर होता है जब हम फाइनली इसको देखते हैं। ग्लाइकन्स के अंदर हमें दो तरह की चीज़ें मिलती हैं। प्रोटीओग्लाइकन मोनोमर्स होते हैं दैट जॉइन टू फॉर्म प्रोटीओग्लाइकन एग्रीगेट्स। अब ये जो डायग्राम है ये आपकी लिपिनकॉट से ही ली गई है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है बॉटल ब्रश की तरह का, जो रिजेंबल कर रहा है, इसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखें तो ये इस फ्लावर की तरह बॉटल ब्रश, जो फीडर और बोतलें वॉश करने वाले ब्रश होते हैं, उनसे ये स्ट्रक्चर जो है वो रिजेंबल कर रहा होता है। अब प्रोटीओग्लाइकन मोनोमर्स के अंदर आपको सेंटर में ग्रीन कलर का जो लाइन नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड कोर प्रोटीन। यहाँ पर हमें कोर प्रोटीन मिलती है जो कि लिंक कर रही है ये जो साइड पे हेयरी स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, दे आर ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स और गैग्स। अब हमने जब गैग्स पढ़े थे तो हमारा सारा एम्फेसिस इस बात पे था कि दे आर नेगेटिवली चार्ज, और उस नेगेटिव चार्ज की रीजंस हमने देख ली थी क्या होती हैं। सल्फेशन होती है उसमें, उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस होती है, एसिटाइलेशन होती है, और उसकी वजह से हमने ये कहा था कि ये दे रिपेल ईच अदर व्हेन दे आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो ये जो चेन्स हैं ये मैशअप नहीं हुई हुई एक दूसरे के साथ, बल्कि ये हमारी बॉडी के अंदर भी और सॉल्यूशन फॉर्म में भी ये एक दूसरे से अलग अलग रहती हैं, दे डोंट स्टिक विद ईच अदर। तो ये हमारे पास एक प्रोटीओग्लाइकन मोनोमर है, और जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है दिस इज हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड के लिए हमने कहा था कि इट इज अनसल्फेटेड ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन। ये इस मोनोमर के अंदर कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं होता, ये यहाँ प्रेजेंट होता है।
इसकी कैपेबिलिटी ये होती है कि ये अनसल्फेटेड है और ये आयनिक इंटरेक्शंस कॉज करता है। आयनिक इंटरेक्शन के थ्रू ये इस लिंकर प्रोटीन, इस ये जो कोर प्रोटीन है इसके साथ लिंक करता है। यहाँ पर एक लिंक प्रोटीन छोटा सा नजर आ रहा है। ये जो लिंकर प्रोटीन है ये इस रिलेशन को एम्फेसाइज करता है, इसको स्ट्रेंथन करता है। अब हम डिटेल में देखते हैं कि प्रोटीयोग्लाइकन मोनोमर्स होते क्या हैं। मोनोमर्स में गैग्स आर कोवलेंटली अटैच्ड टू प्रोटीन्स। यहाँ पर जो ये यहाँ पर कोर प्रोटीन और इन गैग्स के दरमियान कोवलेंट लिंकेज होता है। यू नो दैट कोवलेंट लिंकेजेस आर स्ट्रॉन्गर लिंकेजेस। तो जब भी कोई स्ट्रेस आता है, कोई शेयर वेट आएगा, तो ऐसा नहीं है कि ये ब्रश जैसे कि इन तो वो इजीली डिटैच होना शुरू हो जाता है। इसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। Gags are covalently attached to proteins to form proteoglycan monomers. Again वही बात कि hyaluronic acid एक ऐसा गैग है जो कि proteoglycan monomers की फॉर्मेशन में हेल्पफुल नहीं होता। तो जो proteoglycan monomers होते हैं ये hyaluronic acid के ऊपर अटैच हो जाते हैं ड्यू टू आयोनिक इंटरेक्शन और proteoglycan aggregates बना देते हैं। प्रोटीयोग्लाइकन मोनोमर हो गया। और जब हम ये पूरा स्ट्रक्चर एज ए होल देखेंगे जिसमें हाइलुरोनिक एसिड का स्टेम है जिसने कि मोनोमर्स को अपने ऊपर अटैच किया हुआ है, तो ये हमारे पास प्रोटीयोग्लाइकन एग्रीगेट हो गया। प्रोटीयोग्लाइकन मोनोमर्स का डिटेल्ड स्ट्रक्चर कैसा होता है? यहाँ पर कोवेलेंट लिंकेज होती है बिटवीन कोर प्रोटीन एंड लीनियर गैग्स। गैग्स तो हमेशा लीनियर ही होते हैं, हम इनकी ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। हम इस लाइन को ओमिट भी कर सकते हैं, गैग लेकिन टू बी क्लियर हम इसको लीनियर गैग्स ही कहेंगे। देयर आर नो ब्रांच्ड गैग्स। तो यहाँ प्रोटीन कोर आ गया। साइड व्यू हमने क्रॉस सेक्शन करके देखा तो ये कोर प्रोटीन नजर आ रही है जिसकी हमने भी बात की थी। इसकी साइड पर ये चेन्स नजर आ रहे हैं गैग्स की। डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन वेयर दिस पर्टिकुलर प्रोटीयोग्लाइकन एग्रीगेट मोनोमर इज प्रेजेंट, ये गैग्स डिफरेंट हो सकती हैं। तो यहाँ पर कॉन्ड्राइटिन सल्फेट शो किया हुआ है। यहाँ पर इनके दरमियान जो रिपल्शन है वो ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस है। और एक प्रोटीन मोनोमर के अंदर डिफरेंट गैग्स हो सकते हैं। यहाँ कॉन्ड्राइटिन सल्फेट है या कैरेटिन सल्फेट है। इसके अलावा कोई भी आपस में डिफरेंट इनकी जो कंपोजिशन है, हमारी बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमने देखा था कि हमारी बॉडी में डिफरेंट जगहों पे एक ही चीज़ डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट तरह से बिहेव कर रही होती है। तो ये कंपोजिशन डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट जगहों पे। मैम ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये प्रोटीयोग्लाइकन मोनोमर है, इसे एक मोनोमर कहेंगे? जी बेटा, ये एक मोनोमर है हमारा। जैसे हमने सॉरी, ये जो एक स्ट्रक्चर ये नजर आ रहा है, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। हम ये इस वाली ब्लू वाली चेन की बात नहीं कर रहे। एक मोनोमर हो गया। अब इसका नेगेटिव चार्ज किस वजह से होगा? जी बेटा प्लीज रिपीट। मैम इन पे नेगेटिव चार्ज किस वजह से होगा? बेटा ये जो गैग्स का नेगेटिव चार्ज था उसी की बात कर रहे हैं हम। ये और कुछ नहीं है। ये जो लाइनें नजर आ रही है दे आर चेन्स ऑफ ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स। हमने गैग्स के नेगेटिव चार्ज की बात की थी, पूरी चेन उठा के हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी। और जो चार्ज गैग्स का था ये वही आपस में रिपेल कर रही हैं एक दूसरे को। अगर वो नेगेटिव चार्ज नहीं होता तो ये स्टिक कर जाती। और वो चार्जेस की रीजन वही थी, हमारे पास सल्फेशन थी, एसिटाइलेशन थी, उसके अंदर जो एसिडिक प्रेजेंट थी, एसिडिक शुगर थी, उनका सारा जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे उनकी सिग्निफिकेंस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। स्ट्रेट चेन्स होती है मोर देन 100 शुगर रेजिड्यूज। ये जो चेन की लेंथ है वो मोर देन 100 शुगर रेजिड्यूज होती है। मीन्स कि ये चेन सफिशिएंटली लॉन्ग होती हैं और ये को एक दूसरे से नेगेटिव चार्ज की वजह से रिपेल कर रही होती हैं। अगर यह नेगेटिव चार्ज ना होता तो ये इस फॉर्म में स्टे नहीं कर सकती थी, फिर ये मैशअप हो जाती हैं। अगर इनके ऑपोजिट चार्ज होते तो ये रिपल्शन वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये जो लिंकेज है, जिस लिंकेज से ये गैग्स कोर प्रोटीन से लिंक कर रहे हैं, उस लिंकेज की हम बात करेंगे। ये हमारे पास कोर प्रोटीन नजर आ रही है। ये जो ग्रीन लाइन हमें यहाँ नजर आ रही है, इस वाली कोर प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोर प्रोटीन ये आ गई। जो रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट्स थे वो ये हैं। जो हमारे पास जो गैग्स थे वो ये प्रेजेंट है यहाँ पे, जो हमने कॉन्ड्राइटिन सल्फेट और उनकी बात की। अब इसका जो लिंकेज होता है वो एक कोवेलेंट लिंकेज होता है और लिंकेज रीजन के अंदर हमारे पास एक ये ट्राइसैकेराइड लिंकेज प्रेजेंट होता है। ये ट्राइहेक्सोसाइड इसको नहीं कह सकते, ये ट्राइसैकेराइड, बिकॉज इसके अंदर जो जाइलोस है वो एक पेंटोस है।
तो ये जो लिंकेज है ये एक ट्राइसैकेराइड लिंकेज है। अब हमने ये कहा था कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये वाला, ये डिफरेंट हो सकता है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट हो सकता है, कैराटिन सल्फेट हो सकता है, यहाँ पे डर्मेटिन सल्फेट हो सकता है, जो भी हम लेते हैं, लेकिन रीजन है इसकी कंपोजिशन हमेशा सेम रहेगी। कुछ बुक्स के अंदर इसको ट्राइसैकेराइड लिंकेज लिखा हुआ है, ज्यादा प्रिसाइज ये है कि आप जाइलोस मोस्टली पेंटोज शुगर की फॉर्म में ही स्टे कर रही होती है, तो ये ट्राइसैकेराइड लिंकेज है, इसको हम ट्राइहेक्सोसाइड लिंकेज नहीं। इसकी कंपोजिशन सेम रहेगी, इसमें 2 गैलेक्टोज होते हैं और 3rd जाइलोज होता है। अब यहाँ पर जो कोर प्रोटीन होती है उसमें सीरीन जो अमाइनो एसिड है उसकी प्रेजेंस कंपल्सरी है, क्योंकि सीरीन जो होती है वो एक O ग्लाइकोसाइड लिंकेज बना देती है विद दिस लिंकर रीजन, और ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कोर प्रोटीन को गैस के साथ कनेक्ट करता है। ये हमारी कोर प्रोटीन हो गई जिसके अंदर सीरीन साइड चेन है, और ये हमारे रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट्स हैं, और ये लिंकर रीजन है। लिंकर रीजन की कंपोजिशन हमेशा सेम रहती है, और O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दरमियान लिंकेज है, जाइलोस का जो एनोमेरिक कार्बन है वो इन्वॉल्व होगा, और यहाँ पर कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। तो कोवेलेंट लिंकेज एक स्ट्रॉन्ग लिंकेज होती है। ज़्यादा हम इलेबोरेटेड फॉर्म में देखें तो ये हमारे पास ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स आ गई है, हमारे पास एसिडिक शुगर आ गई, एक हमारे पास अमाइनो शुगर आ गई, इसके साथ हमारा ये लिंकेज आ गया। यहाँ पर ये 6 शो किया हुआ है, लेकिन आप इसको ट्राइसैकेराइड लिंकेज कहोगे, ट्राइहेक्सोसाइड नहीं कहना। गैलेक्टोज होते हैं 2, एक जाइलोस होता है, और ये MCQ का क्वेश्चन है जिसमें आपसे इसकी कंपोजिशन पूछी जाएगी, डिफरेंट शुगर्स दे दी जाएंगी। और ये हमारे पास कोर प्रोटीन है, उस कोर प्रोटीन में जहां भी सीरीन प्रेजेंट होगा वो एक O ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना देगा। हमारे पास आ गया प्रोटोग्लाइकन एग्रीगेट। प्रोटोग्लाइकन एग्रीगेट के अंदर हमारे पास ये प्रोटोग्लाइकन मोनोमर्स हैं जिनका कोवेलेंट लिंकेज हम देख चुके हैं। अब ये बनेंगे ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन दीज प्रोटोग्लाइकन मोनोमर्स एंड हाइलुरोनिक एसिड, और ये वाला जो लिंकेज होगा ये स्टेबलाइज होता है बाय एडिशन ऑफ स्मॉल प्रोटीन व्हिच इज कॉल्ड लिंक प्रोटीन और लिंकर प्रोटीन। तो ये इसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पर हाइलुरोनिक एसिड इस लिंकेज को बनाने में इसका जो अनसल्फेटेड होना है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आयनिक इंटरेक्शंस हैं, तो ये हम कोवेलेंट इंटरेक्शन से डिफरेंट होते हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज आपको ऑलरेडी पता है, दे आर लेस स्टेबल, दे आर लेस स्ट्रॉन्ग। प्रोटोग्लाइकन्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोटीन, बेटा अटेंडेंस का लिंक शो हो रहा है, प्लीज लेट मी नो। नो मैम। अटेंडेंस का लिंक शो नहीं हो रहा? नो। यस और नो? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, वो शो कर देंगे, उन्हें इन्फॉर्म करते हैं। प्रोटोग्लाइकन्स आर ग्रुप्ड इनटू जीन फैमिलीज कोडिंग फॉर कोर प्रोटीन विच कॉमन विद कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स। इसका क्या मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स बन रही होती हैं वो हमारी जीन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। हमारी बॉडी में जो जीन्स होती हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस कराती हैं, और वो प्रोटीन्स आगे जाके हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हों, वो एंजाइम्स हों, या वो डिफरेंट अदर जगहों पे इन्वॉल्व हों। तो देयर आर सर्टेन जीन फैमिलीज दैट कोड फॉर कोर प्रोटीन। तो वो एग्रीकैन फैमिली है जो कार्टिलेज के लिए प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर रही होती है, प्रोटोग्लाइकन्स को प्रोटीन्स को कर रही होती है। वर्सिकैन, सिंडिकैन एंड न्यूरोकैन, इनके जस्ट आप नाम याद रखेंगे, उससे ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंस फिलहाल नहीं है। एग्रीकैन, वर्सिकैन, सिंडिकैन एंड न्यूरोकैन, एंड दे आर डिफरेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्टिलेज। प्रोटोग्लाइकन जो एक्स्ट्रा सेलुलर हैं उनके लिए, उन सबके लिए, उसके अलावा इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटोग्लाइकन्स के लिए अलग से हैं, और नर्वस सिस्टम के लिए अलग से हैं। फंक्शन इसलिए आ जाते हैं कि ये प्रोटोग्लाइकन्स हमारी बॉडी में फंक्शंस क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो दे मॉड्यूलेट सेल ग्रोथ प्रोसेसेस, जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उनके एक्टिवेशन के लिए मॉड्यूलेशन प्रोवाइड करते हैं। टिश्यू ऑर्गेनाइजर है हमारी प्रोटोग्लाइकन, हमारा जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का एक कंपोनेंट से बना देते हैं, टिश्यूज को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं सेल एडहेजन के लिए। और फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेजिलियंस तो हम डिटेल में देख चुके हैं कि इनका नेगेटिव चार्ज, इनके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ इंटरेक्शन होती है, देयर बिहेवियर इन वाटर सॉल्यूशन, ये वो स्पंज की तरह रेजिलियंस प्रोवाइड करते हैं, शॉक एब्जॉर्प्शन देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी बेटा। मैम हाइलुरोनिक एसिड की समझ नहीं आ रही कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिडिक शुगर है, या गैग है, क्या है वो? बेटा आप इसे शुगर एसिड कैसे कह सकते हैं?
जब आप इसके स्ट्रक्चर को देखते हो तो आप इसे मोनोसेकेराइड नहीं कह सकते बिकॉज ये लिंक्ड है। आप इसे डाइसेकेराइड भी नहीं कह सकते बिकॉज ये एक पॉलीसेकेराइड है। आप इसे होमोपॉलीसेकेराइड नहीं कह सकते बिकॉज इसमें डिफरेंट तरह के शुगर्स हैं। और जब ये शुगर्स रिपीटिंग डाइसेकेराइड यूनिट्स की फॉर्म में अरेंज हो जाती हैं और एक नेगेटिव चार्ज शो कर रही होती हैं तो हम इन्हें गैग कह देते हैं सिंपल। यस मैम। मैम ये पॉलीसेकेराइड कह सकते हैं इसको? हाँ बिल्कुल, होमोपॉलीसेकेराइड तो ये है नहीं बिकॉज इसके अंदर डिफरेंट शुगर्स हैं। होमोपॉलीसेकेराइड्स में कंपलसरी था कि ग्लूकोज है तो सारे ग्लूकोज ही होंगे, अगर गैलेक्टोज है तो सारे गैलेक्टोज होंगे। तो इसमें हर लेवल पे हर शुगर डिफरेंट है और डाइसेकेराइड मोनोमर रिपीट हो रहे हैं। सेम डाइसेकेराइड यूनिट्स रिपीट हो रहे हैं तो कोई ना कोई डिफरेंट नहीं होगा। इसके अंदर जो हमारे पास दो शुगर्स हैं उनके ब्रैकेट के बाहर आप n लिखा हुआ देखोगे बुक में, तो ये रिपीट होंगे। हाँ डिफरेंस अगर आ सकता है तो वो ये आ सकता है कि जो इनकी लिंकेज होती है वो कई जगहों पे अल्फा होती है, कई जगहों पे बीटा होती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वेयर दे आर प्रेजेंट। लेकिन जो इसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं एसिड शुगर और अमाइनो शुगर, ये सेम रहेंगे, इनमें चेंज नहीं आता। तो मैम और ये सल्फेशन क्यों नहीं करते और मैश नेटवर्क क्यों नहीं बनाते जिस तरह के मोनोमर बन रहे हैं बाकी गैग्स? हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो इसी वजह से है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंटली बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो कि ग्लूकोज है वो सेम स्ट्रक्चर है जो उसके बाकी आइसोमर्स हैं उनके जैसा, सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल का डिफरेंस होने से दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट, उनकी प्रॉपर्टीज उनका बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है। अब जैसे ग्लूकोज हमारी बॉडी की मेन शुगर है, उससे मिलती जुलती शुगर्स हैं वो हमारी बॉडी में परफॉर्म ही नहीं करती। तो बायोडाइवर्सिटी इसी तरह मेंटेन होती है कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट बिहेवियर्स हैं। हमारे पास बहुत सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर्स हैं, इन सॉल्यूशन अगर देखें तो इनके इंटरेक्शंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। और गैग की डेफिनेशन तो ये 100% पूरा उतरता है बिकॉज रिपीटिंग डाइसेकेराइड यूनिट्स इसके अंदर हैं और दूसरी चीज़ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है। तो हर वो स्ट्रक्चर जो कार्बोहाइड्रेट होगा जिसके अंदर रिपीटिंग डाइसेकेराइड यूनिट्स होंगी, एसिड शुगर और अमाइनो शुगर, और वो रिपीट हो रही होंगी और नेगेटिव चार्ज शो कर रही होंगी, हर दुनिया जहान का हर वो स्ट्रक्चर जो ये दो क्राइटेरियाज पूरे कर रहा होगा हम उसको गैग्स में डाल देंगे। अब नेगेटिव चार्ज कितना स्ट्रॉन्ग है इसको क्लासिफाई नहीं किया गया, प्रेजेंट और एब्सेंट। और मैम प्रोटियोग्लाइकन्स में हाइलुरोनिक एसिड मेन रोल प्ले कर रहा है, उसके बगैर तो प्रोटियोग्लाइकन्स बन ही नहीं सकते। प्रोटियोग्लाइकन एग्रीगेट्स तो हम कहते हैं कि हाइलुरोनिक एसिड प्रोटियोग्लाइकन्स में इन्वॉल्व नहीं होता। आप उसको उस लाइन को मॉडिफाई कर लो कि प्रोटियोग्लाइकन मोनोमर्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है? मोनोमर में वो कभी भी नहीं आता, ठीक है? उस लाइन को आप इम्प्रूव कर लो, मॉडिफाई कर लो, बिकॉज हम जब पढ़ते जाते हैं तो शुरू में हम कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, उस कॉन्सेप्ट पे जब हम पक्के हो जाते हैं फिर हम अगला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये चीज़ असल में इस तरह यहाँ तो नहीं था लेकिन यहाँ प्रेजेंट है। तो हाइलुरोनिक एसिड इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटियोग्लाइकन मोनोमर फॉर्मेशन, लेकिन प्रोटियोग्लाइकन मोनोमर्स को एग्रीगेट करने के लिए हाइलुरोनिक एसिड इज द मेन स्टेम। फिर उसकी रीजन पूछी जाएगी तो आप उसमें सल्फेशन बताते हो, और उस एक सल्फेशन के ना होने से उसके अंदर जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की जो कैपेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है, वो इसमें मेन रोल प्ले करती है। मैम थैंक यू मैम। मैम जी बताओ, आई एम लिसनिंग। मैम प्रोटियोग्लाइकन्स के बारे में अभी हमने पढ़ा कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और लिंकेज बिटवीन द टू सेल्स में रोल प्ले करते हैं, एडहेजन करवाते हैं नेबरिंग सेल्स की। लेकिन दूसरा भी हम ये पढ़े हैं कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से ये स्पॉन्जी होते हैं। तो दो सेल को किस तरह मिला सकते हैं? हाइलुरोनिक एसिड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, और जो अभी हम ग्लाइकोप्रोटीन्स और ये सारे गैग्स करने के बाद हम इनका जो फंक्शंस है ना उसकी स्लाइड पे आएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्या इनका जो नेगेटिव चार्ज है वो माइल्ड होता है, ये नहीं है कि जाके वहाँ पे ये सब कुछ जोड़ देगा, ऐसा नहीं है, बिकॉज नेगेटिव तो इसके पास भी है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ऑपोजिट चार्ज वाला है और ये बाकियों को अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा, थोड़ा नेगेटिव चार्ज इसके पास भी है, तो इसलिए जो मोनोमर्स हैं वो इसके साथ मैश नहीं बना रहे, वो सेपरेट रहते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब ग्लाइकोप्रोटीन्स को हम पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो हम साथ साथ ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटियोग्लाइकन्स का जो डिफरेंस है वो हम साथ साथ देखते जाएंगे। अब यहाँ पर जो हमारे पास
प्रोटियोग्लाइकन्स को जब हमने डिफाइन किया था तो हमने वहाँ ये कहा था कि इसमें एक सर्टन कोर प्रोटीन होती है, उस कोर प्रोटीन में सीरीन का होना जरूरी है। जो अमाइनो एसिड्स, आप लोगों में से शुरू में किसी ने पूछा था कि गैग्स में हमें अमाइनो एसिड्स विजिबल नहीं है, तो वो तो सिर्फ एक रिएक्शन से उनके अंदर डाइसैकेराइड यूनिट जो था वो अमाइनो ग्रुप अटैच किए हुए था, लेकिन पूरा अमाइनो एसिड उसमें नहीं था। अब यहाँ जो प्रोटियोग्लाइकन मोनोमर्स की हमने बात की थी, वहाँ पे प्रोटीन गैग्स के साथ अटैच थी रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट से, और जो चेन थी उसकी लेंथ ऑलमोस्ट 100 शुगर्स थी। ग्लाइकोप्रोटीन्स दे आर डिफरेंट बिकॉज इसमें जो प्रोटीन होती है दैट इज अटैच्ड टू ओलिगोसैकेराइड्स। अब ओलिगोसैकेराइड्स की लेंथ आपको पता है कितनी होती है, ये स्मॉल लेंथ होती है, ये डाइसैकेराइड से बड़े होते हैं लेकिन पॉलीसैकेराइड से छोटे होते हैं, तो कोई क्लियर का डिमार्केशन नहीं है। यूजुअली दे आर 10 शुगर यूनिट्स जो ओलिगोसैकेराइड्स इसमें आ रहे होते हैं, 10 to 15, 10 to 16 भी कह सकते हो, 8 भी कह सकते हो, तो रिलेटिवली दे आर स्मॉलर यूनिट्स। इसमें प्रोटीन होगी और ओलिगोसैकेराइड्स होंगे, और लिंकेज जो है वो एन लिंकेज भी हो सकती है और ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी हो सकती है विद ओलिगोसैकेराइड, डिपेंडिंग अपॉन की जो प्रोटीन इन्वॉल्व हो रही है इसमें वो अपने अमाइनो ग्रुप के थ्रू लिंक कर रही है या वो अपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू लिंक कर रही है। तो यहाँ पर दो डिफरेंसेस आ गए। पहला डिफरेंस ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकन्स का ये आ गया कि प्रोटियोग्लाइकन्स के अंदर रिपीटिंग यूनिट्स थे, जो गैग्स रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट्स विद नेगेटिव चार्ज वो इन्वॉल्व थे, लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर ओलिगोसैकेराइड चेन्स लगी हुई होती हैं, इसमें कोई डाइसैकेराइड रिपीटिंग यूनिट्स नहीं होते। दूसरी चीज़, ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर हमेशा वो जो ट्राइसैकेराइड लिंकेज था वो हमेशा ओ टाइप ऑफ लिंकेज होता है, लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर हमें वेरिएशन मिलती है। इसके अंदर जो लिंकेज है वो एन टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी हो सकता है और ओ टाइप ऑफ लिंकेज भी हो सकता है। अब जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज की वजह से ग्लाइकोप्रोटीन्स डिफरेंट होंगी, लाइक ये शॉर्टर होंगी। अब ओलिगोसैकेराइड्स में कोई कंपल्शन नहीं है, ये ब्रांच्ड भी हो सकती हैं, बिकॉज गैग्स में हमने कहा था कि दे आर ऑलवेज अनब्रांच्ड, तो ओलिगोसैकेराइड्स ब्रांच्ड हो सकती हैं और इसके अंदर जो शुगर्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, और इसके अंदर डिराइव्ड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये आफ्टर अटैचमेंट और बिफोर अटैचमेंट यूरेमिनिक एसिड और एल-ग्लूकोज वगैरह भी इसके अंदर हो सकते हैं। दे आर नॉट प्योरली शुगर्स, इसके अंदर डिराइव्ड जो शुगर्स हैं वो भी आ सकती हैं। रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट्स नहीं होते, दे मे और मे नॉट बी नेगेटिवली चार्ज, ज़्यादातर इन पे चार्ज नहीं होता बट दे मे बी चार्ज डिपेंडिंग अपॉन के इनके अंदर अगर ये वाले कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे ये इनको वेरिएबिलिटी और वेरिएशन प्रोवाइड करते हैं, टू प्रोवाइड अ बायोडाइवर्सिटी अमंग मॉलिक्यूल्स, और अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट वेरिएबल हो सकती है। अब ग्लाइकोप्रोटीन का ये मतलब नहीं है कि ये ग्लाइको का पोर्शन पहले आ रहा है तो ये कम है और प्रोटीन ज़्यादा है, ना ही ग्लाइकोप्रोटीन का प्रोटियोग्लाइकन का ये मतलब है कि इनके अंदर जो डिफरेंस है वो वेरिएशन इन प्रोपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन में, प्रोपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इनमें मैटर नहीं करता, ये वेरिएबल हो सकता है। अब ये नीचे एक एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल इम्यूनोग्लोबुलिन जो है IgG जो है इसमें लेस देन 4% कार्बोहाइड्रेट होता है, बाकी सारी प्रोटीन होती है, लेकिन जो गैस्ट्रिक का जो ग्लाइकोप्रोटीन जब स्टमक के अंदर और हमारे विब्रास में जो म्यूसिन होता है उसमें मोर देन 80% कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है उसको इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है टू क्लासीफाई, ये वेरिएबल हो सकता है। इसमें जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन का फीचर है वो सिर्फ ये है कि प्रोटीन होगी इसके अंदर और ओलिगोसैकेराइड से लिंक हुई भी होगी, लिंकेज कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटीन इन्वॉल्व्ड। क्लियर? लिंकेज हम पढ़ चुके हैं पहले, आज इसको रिपीट करते हैं कि लिंकेज कैसे होगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के दरमियान। ग्लाइकोप्रोटीन्स में कंटेन वन और बोथ O and N linked oligosaccharides with the same molecule। इसी जगह पे O linkage हो सकता है, किसी जगह पे N linkage हो सकता है। O glycosidic linkage क्या होती है? When the sugar is attached to hydroxyl group of either a serine or a threonine। अब ये अमाइनो एसिड्स फिक्स्ड होते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, ये फिक्स्ड होते हैं और इसका MCQ बनता होता है आपकी लिपिड पॉट। जी बेटा, if there is any question please ask। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स, यहाँ पर हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके अंदर यहाँ पर सीरीन अमाइनो एसिड शो हो रहा है जो हाइड्रोक्सिल लिंकेज के साथ इस शुगर से O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है। आपके लिपिड पॉट का जो पेज नंबर 4 है वहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में दो चीज़ें कि कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जो हाइड्रोक्सिल लिंकेज बनाते हैं प्रोटीन के साथ और कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जो कि अमाइनो लिंकेज बना रहे होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 4 लिपिड पॉट लास्ट पैराग्राफ, इसको आपने क्लास के बाद देखना है।
नेक्स्ट एग्जांपल्स आ जाती हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स की। जो हमारे पास दो लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं उसमें एक्स्ट्रासेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन्स आ जाती हैं, मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं, उसके अलावा जो एबीओ ब्लड ग्रुप आ जाता है उसमें ये इन्वॉल्व होती हैं ये वाली ग्लाइको। जो एन ग्लाइकोसिटिक, बेटा किसी के माइक से शोर आ रहा है। If there is a question, please turn your mic on, otherwise make it mute. N-glycosidic linkage के अंदर हमारे पास सुपर चेन अटैच्ड होती है टू द एमाइड ग्रुप ऑफ एस्पैराजिन साइड चेन। जहाँ भी एमाइड ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट आएगी वहाँ पर एस्पैराजिन स्पेसिफिक है इसकी फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर एस्पैराजीन है, इसका अमाइनो ग्रुप शुगर के साथ लिंक बना के एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है। जो ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वाले हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स थे वो रिलेटिवली सिंपलर होते हैं। वाले हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, दे आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ओलिगोसैकेराइड्स फॉल इन टू ब्रॉड क्लासेस। एन लिंक्ड के आगे से दो क्लासेस आ जाती हैं, नंबर 1 कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड्स एंड नंबर 2 हाई मैनोस ओलिगोसैकेराइड्स। अब ये क्या चीज़ें हैं? कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं दे कंटेन अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ एडिशनल शुगर्स, फॉर एग्जांपल एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एल फ्यूकोज, एन एसिटाइल यूरामिनिक एसिड। अब ये वेरिएशन है, दे आर नॉट सो सिंपल। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले ग्लाइकोप्रोटीन्स थे वो सिंपलर थे, उनके अंदर सिर्फ अमाइनो एसिड में लिंक किया हुआ था। लेकिन जो एन लिंक्ड है, जब वो फॉर्मेशन के बाद इन द सॉल्यूशन जाते हैं तो इर्द गिर्द से डिराइव्ड प्रोटीन, डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स वाले डिफरेंट कंपोनेंट्स बना लेते हैं। इनके अंदर ये डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट होंगी, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एज वेल एज एन एसिटाइल यूरामिनिक एसिड। जो सेकंड ग्रुप है दैट इज हाई मैनोस ओलिगोसैकेराइड्स, इनके अंदर मैनोस की जो क्वांटिटी है, जो शुगर है हमारी, उसकी बहुत ज़्यादा होती है। और इनके अंदर सेम कोर पेंटासैकेराइड होता है, ये आपकी लिपिन कोर। अब इसके अंदर जो ऊपर नज़र आ रहा है ये कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर है और नीचे वाला हाई मैनोस का स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर यहाँ पर सेंटर में 1 2 3 4 और 5 ये एक पेंटासैकेराइड सीक्वेंस है जो कि इस बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। ये सेम है दोनों में। यहाँ पर हमें एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन मिल रहा है, यहाँ ये अगेन एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और 3 मॉलिक्यूल मैनोस के अटैच हुए हैं। सेम स्ट्रक्चर यहाँ है और नीचे ये जो है ये एस्पैराजीन के साथ इसने लिंकेज बनाया हुआ है। अब जो कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड थे उसके अंदर हमने भी एडिशनल कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोसामीन एंड यूरामिनिक एसिड। तो आपको यहाँ पर ये गैलेक्टोज है और यहाँ पर एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है और ये न्यूरामिनिक एसिड है। और जबकि जो हाई मैनोज है ये सेम है दोनों में और इसके अंदर आपको बहुत सारा मैनोज मिल रहा है। तो इस स्ट्रक्चर के डिफरेंस की बेस पे हमने इनके दो ग्रुप्स बना दिए। कोर सेम है, पेंटावेलेंट कोर इज सेम इन बोथ, और यहाँ हाई मैनोज में मैनोज बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स के जो फंक्शंस हैं बहुत ज़्यादा डाइवर्स फंक्शंस हैं। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का कंपोनेंट है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं, दे आर यूजुअली ग्लाइकोप्रोटीन्स। बायोलॉजिकल लुब्रिकेंट्स, अभी हमने म्यूसिन की बात की थी कि जिसके अंदर मोर देन 80% कार्बोहाइड्रेट होता है, बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट प्रोटीन की होती है। उसके अलावा हमारी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो सारी ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं मोस्टली। और सेलुलर फिनोमिना जैसे सेल सरफेस रिकॉग्निशन, सेल सरफेस एंटीजेनिसिटी, जिनकी बेस पे जो हमारे सेल्स हैं वो अपनी सरफेस के ऊपर डिफरेंट हार्मोन्स को, डिफरेंट वायरसेस को और डिफरेंट जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं डिफरेंट हमारी बॉडी की साइड से, उनको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। और सेल की सरफेस के ऊपर जो एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे ब्लड ग्रुप एंटीजन है, तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है ये उन सबकी फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रही होती है। बेटा, व्हाट अबाउट अटेंडेंस लिंक? हैज इट बीन शेयर्ड? No, ma'am. No, ma'am. Still no. Okay, let me call. मैम नो मैम। बेटा मैं अभी कॉल करके कंफर्म करती हूँ।
बेटा वेलकम। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें समझ आ गई है, उसमें कोई और क्वेश्चन है तो बताएं, फिर हम जाएंगे। मैम ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर मोनोमर्स की फॉर्मेशन नहीं होती, जिस तरह लिपर्स के अंदर कोई खास पैटर्न नहीं होता। ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर मोनोमर्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और अब इसके डिफरेंसेस को आप कंपाइल कर लें तो उसमें आप ये भी मेंशन कर दोगे कि प्रोटोग्लाइकन्स के अंदर प्रोटोग्लाइकन्स मोनोमर्स बनते हैं जो कि बाद में एग्रीगेट्स बनाते हैं, जबकि ग्लाइकोप्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलटुगेदर डिफरेंट होता है। उसमें आप बताओगे कि सिर्फ ओ टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, इसमें बोथ टाइप हैं। फिर आप इसमें बताओगे कि फर्दर इसकी जो एन टाइप ऑफ लिंकेज है उसमें भी डिफरेंट ग्रुप्स आ जाते हैं। लेकिन जो प्रोटियोग्लाइकन्स थे उसके अंदर जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ उसके जो हमारे गैग्स अटैच हो रहे थे, सिर्फ उनकी कंपोजिशन में डिफरेंस आ जाए तो आ जाए। लाइक कॉन्ड्राइटिन सल्फेट सारा अटैच हुआ है, कैरोटीन सल्फेट है, इनकी कंपोजिशन कौन कौन से गैग्स इन्वॉल्व हैं और उनकी रिलेटिव जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है वो कितनी है। बेटा अटेंडेंस का लिंक शेयर हो गया है तो काइंडली आप देखो ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लासिफिकेशन कैसे, किस बेस पे करते होंगे हम? इतनी ब्रॉड क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम? क्लासिफिकेशन आप कह रहे हो? मैम ग्लाइकोप्रोटीन्स की अगर क्लासिफिकेशन करनी हो तो बहुत ज्यादा ब्रॉड क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। ये अटेंडेंस लिंक नहीं चल रहा। जी सर हो गया शेयर, मैं रिस्पॉन्सेस ऑन कर जी बेटा। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स की अगर आप डिटेल क्लासिफिकेशन की बात करोगे तो वो तो काफ़ी एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन में चीज़ें आ जाएंगी, जिसमें आप क्लासीफाई उनको उनके मोलिकुलर वेट की बेस पे कर सकते हो, उनकी लोकेशन की बेस पे कर सकते हो। उसके बाद उनके स्ट्रक्चर में हमने तो एक ब्रॉड एक स्मॉल सा सीक्वेंस देख लिया जिसमें हमने ये सारी चीज़ें देख ली। तो इसकी बहुत वाइड जो क्लासिफिकेशन है डेफिनेटली अब जब एक उनके अंदर जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कंपोजिशन है उसकी बेस पे हम कर सकते हैं। और लेकिन हमारे जो सिलेबस का कॉन्टेक्स्ट है उसकी बेस पे इतना ही है, बाकी क्लासिफिकेशन तो आप 100 वेज में कर सकते हो। ओके मैम। करिए आप मार्क योर अटेंडेंस। मैम आपने एक डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रॉन और डेक्स्ट्रोज में फ़र्क बताया था। डेक्स्ट्रिन आपने मैम कहा था पार्शली डिग्रेडेड स्टार्च और डेक्स्ट्रॉन आपने कहा था प्लाज्मा एक्सपांडर के तौर पर यूज़ होता है, लेकिन मैम डेक्स्ट्रोज क्या है? डेक्स्ट्रोज बेटा ये जो आप सुनते हो ना कि डॉक्टर के पास गए थे तो उसने ग्लूकोज की ड्रिप लगाई थी, आम लेमन आपको आगे बताते हैं। तो जो ग्लूकोज होता है ना ये हमारी बॉडी के अंदर डी ग्लूकोज होता है, और जब हम इन्फ्यूजन देते हैं तो वो भी हम डी ग्लूकोज की देते हैं। ये वाइवा में पूछा जाता है कि एल ग्लूकोज क्यों नहीं देते, हमारी बॉडी में एल ग्लूकोज को मेटाबलाइज करने के लिए एंजाइम्स नहीं है। तो जो डी ग्लूकोज हम सोल्यूशन की फॉर्म में दे रहे होते हैं, या जो आप गैलेक्सोस डी का डब्बा बचपन में लिया होगा पीने के लिए, तो वो जो गैलेक्सोस डी होता है उसी को डेक्स्ट्रोज कहा जाता है, और जब उसका सोल्यूशन बन जाता है तो दैट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोज वाटर। क्लियर? ग्लूकोज हम डी ग्लूकोज के सोल्यूशन को ही कहेंगे? बिल्कुल, उसे डेक्स्ट्रोज वाटर कह देंगे। जब सोल्यूशन फॉर्म में होगा तो वो डेक्स्ट्रोज वाटर होगा, और जब आपको वो ड्राई पाउडर की फॉर्म में मिलेगा तो आप उसे डी ग्लूकोज कह दोगे, उसी को ही डेक्स्ट्रोज कहते हैं। डेक्स्ट्रोज और डेक्स्ट्रोज वाटर। अगर आप उसकी ड्रिप देखोगे बोर्ड्स में, इंशाल्लाह ताला आपने जाना ही है कितना टाइम रह गया, तो वहाँ पर आपको ये डेक्स्ट्रोज वाटर के नाम से लेना पड़ेगा। मैम फिर जो डेक्स्ट्रिन है जो प्लाज्मा एक्सपांडर है वो भी एज अ ड्रिप के तौर पर यूज नहीं हो सकता? बहुत यूज होता है ये ड्रिप्स तो। इमरजेंसी में जब आप जाओगे ये ड्रिप्स तो आपकी टेबल पे पड़ी रहती है सारा दिन, बिकॉज जब भी वहाँ पर इमरजेंसी में पेशेंट्स आते हैं वो हमेशा सिक होते हैं, शॉक की कंडीशन में होते हैं, तो उनमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप उनका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेक्ट करो। उसके बाद बाकी जो भी चीज़ होगी, कोई फ्रैक्चर है, कोई कुछ भी और मसला है,
तो वो आप बाद में डील करोगे। तो डेक्सट्रोज सबसे पहले बेस्ट प्लाज्मा एक्सपेंडर है। इसमें आपको ये नहीं देखना कि इस पेशेंट को हाइपरटेंशन तो नहीं है, इसे डायबिटीज़ तो नहीं है, बिकॉज ना तो ये सोडियम इनकॉर्पोरेट करेगा, ना ये शुगर लेवल्स को डिस्टर्ब करेगा। तो डेक्सट्रोज जो है बहुत अच्छा प्लाज्मा एक्सपेंडर है, और वो लगा के आप फ्री हो सकते हो कि आप पेशेंट जो है वो घंटा 2 घंटे ये उसके वेसल्स के अंदर सर्वाइव रिटेन करने वाला है। और जहाँ पे आप ओके मैम देने की ज़रूरत होती है, वीकनेस और डिसीज के साथ डिहाइड्रेशन, डायरिया के साथ आ रहा होता है, तो वहाँ पे आपको डेक्सट्रोज देना पड़ता है, प्लस उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिक्स हुए हुए होते हैं। जी बेटा प्लीज़ हरी अप एंड कंप्लीट योर अटेंडेंस। अभी भी स्टूडेंट्स रहते हैं जिनका रिस्पॉन्स नहीं आया। हम स्टार्ट करते हैं आगे। और जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, आप में से जो लोग डी बैच से हैं, मंडे को इंशाल्लाह ताला उनकी मेरे साथ क्लास होगी, ट्यूटोरियल आपका 9 to 10 होगा। उसमें आप लोगों ने अपनी बायोकेम की जिस भी बुक से आप कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फ्रॉम मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, मुश्ताक से या हार्पर से या सत्या से, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो, आपको बुक साथ लेकर आओगे क्योंकि, और थोड़ा सा प्रिपेयर करके आओगे। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा लिसनिंग। मैम ये कंफर्म है कि हमारे कॉलेज अभी खुल रहे हैं, क्योंकि अभी कॉलेज वालों ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया और हम हॉस्टल आइट हमने अकॉर्डिंगली फिर मैनेज करना है। बेटा इसको आपको मिल जाएगा नोटिस, आपको अचानक से नहीं कहेंगे। आपको बता इसलिए रही हूँ क्योंकि हमें जो नोटिस है वो थोड़ा अर्ली आ जाता है फॉर प्रेपरेशंस, तो हमें नोटिस मिल चुका है। तो जब आपको ऐसे नहीं होगा कि आपको मंडे संडे नाइट को आपको इन्फॉर्म किया जाए। आपके हॉस्टल्स को क्लीन अप किया जा रहा है, वॉशअप हो रहे हैं वो, उसके बाद मैम हमारे तो हॉस्टल ही नहीं है। कहीं तो रहते होंगे ना, कहीं कुछ तो बंदोबस्त करना है। तो आपको अचानक इमरजेंसी की बेसिस पे नहीं बताया जाएगा कि सुबह जंग लग गई है बस फौरन पहुंचो सारे, ऐसा नहीं होगा, टाइम दिया जाएगा। लेकिन हम अपने मैम कल छुट्टी दे दें, हमने तैयारी करनी है। एक छुट्टी दे दें मैम, हमने आना है जाना है, सामान वगैरह लेके आना है ना, वो हो जाए। इतनी छुट्टियां कर करके थके नहीं, हम तो खाली कुर्सियां देख देख के तंग आ गए हैं यहाँ पे। मैम वो कल ऑनलाइन क्लास से छुट्टी मांग रहा है। मैम ऑनलाइन क्लास से 1 हफ्ते की छुट्टी मिलनी चाहिए। आपको करके दे देंगे मैनेज। बाकी लड़कियों ने तो अपने कपड़ों को भी माया लगानी है, इस्त्री करनी है, पार्लर जाना है, मुंह धो के आना है। तो लड़कों ने क्या तैयारी करनी है? 4 कपड़े बैग में रखने और आना है, ऐसा ही है ना। मैम हमने बाल शाल कटाने हैं, कबीर सिंह बने हैं तो आज ही करवाना। आई थिंक काफी अटेंडेंस के रिस्पॉन्सेज आ गए हैं। 123 अटेंडेड है और 150 रिस्पॉन्स आ चुके हैं। आई थिंक दे आर सफिशिएंट। लिंक लेकिन अभी मैं क्लोज नहीं कर रही, कल की अटेंडेंस भी आज ही लगा लो। अच्छा आगे आ जाओ थोड़ा सा कि गैग्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज सुन लो, बिकॉज जब आप बुक से पढ़ते हो तो कंफ्यूज होते हो। और एक और चीज़ ये होती है कि जब आप क्लास में बैठे हुए होते हो तो अब जब बैठ ही गए तो 4 लफ्ज़ अगर कान में पड़ जाएं और वो याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए प्लीज इसको सुन लीजिए। डिग्रेडेशन गैग्स की कैसे होती है? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, जितने भी मेटाबॉलिक कंपोनेंट्स हैं, वो हमारी बॉडी ऐसे नहीं है कि जैसे एक स्ट्रक्चर जो है वो बन गया और बस वो मरते दम तक वही रहेगा। हमारी बॉडी में चेंजेस आती रहती हैं। पुराना स्ट्रक्चर डिग्रेड हो जाता है और नए जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बन जाते हैं। तो इसी तरह से गैग्स भी डिग्रेड होते रहते हैं। ये चेंजेस जो हैं विद एजिंग कम होती जाती हैं। लाइक जब आप यंग होते हो और चाइल्डहुड में होते हो तो जो भी आपकी स्किन की, हेयर की जो चेंजेस होती हैं वो दोबारा से एक फ्रेश फॉर्म में अपीयर हो जाती हैं। लेकिन विद एजिंग ये चेंजेस जो हैं ये परमानेंट हो जाती हैं। डिग्रेडेशन या कैटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, एनाबॉलिज्म कम हो जाता है। तो यहाँ हम डिग्रेडेशन ऑफ गैग्स की बात करेंगे। जब हर चीज़ डिग्रेड होनी है तो गैग्स भी डिग्रेड होते हैं। तो दे हैव स्लो टर्नओवर एंड हाफ लाइफ बीइंग डेज टू वीक्स। अब गैग्स जो हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबोलाइट्स थे, जो हमने कार्बोहाइड्रेट लिए, जो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लाइकोजन की बात हमने की थी कि ग्लाइकोजन हमारा अगर हम नॉर्मल ईटिंग करें, हम ओवर ईट नहीं बहुत ज़्यादा करें तो ये फास्टिंग एक दिन में ग्लाइकोजन के स्टोर जो हैं वो खाली होते हैं। जो एक कॉन्सेप्ट है कि जब भूख लगे अच्छी तरह तब खाना खाएं।
तो उससे ये होता है कि जिस वक्त आपको बहुत ज़्यादा हंगर की फीलिंग आ रही होती है तो वो जो ग्लाइकोजन स्टोर हुआ था वो यूज़ होता है और नया ग्लाइकोजन फ्रेश फॉर्म में आफ्टर ईटिंग बन जाता है, तो इट कीप्स योर लिवर हेल्थी। तो लेकिन गैग्स में यूँ आर्ली या डेली वाला हिसाब नहीं होता, यहाँ पे इनकी हाफ लाइफ निस्बतन लॉन्गर होती है, तो ये डिग्रेड होते हैं। मैम हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ बेटा एक कॉन्सेप्ट है, जब हम किसी भी मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हम उसकी डिग्रेडेशन को अगर हम ऑब्जर्व करें इन द लैब, यूजुअली ये कॉन्सेप्ट जो है वो ड्रग्स के लिए यूज़ किया जाता है, जो हम मेडिसिन लेते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। मेडिसिन की एग्जांपल से आपको समझ भी क्लियर आ जाएगी। आपने एक मेडिसिन ली और उसके ऊपर लिखा होता है कि ये मेडिसिन आपने वंस अ डे लेनी है, कुछ मेडिसिन पे लिखा होता है कि ये मेडिसिन आपने ट्वाइस अ डे लेनी है, 12 आवर्ली लेनी है, कुछ आप 8 आवर्ली लेते हो, कुछ 6 आवर्ली लेते हो। इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि इन ड्रग्स को बना के जब टेस्ट किया जाता है तो ये देखा जाता है कि आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग आपके प्लाज्मा के अंदर उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। अब वो कंसंट्रेशन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग राइज करती है, एक पीक लेवल पे जाती है और उसके बाद वो डिक्लाइन कर जाती है। इसी की बेस पर डिसाइड करते हैं कि कितने अरसे तक ये ब्लड में रहेगी और कितने अरसे बाद इसकी सेकेंड डोज लेना ज़रूरी है। तो जब एक ड्रग हाफ ऑफ द अमाउंट में हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाती है और हाफ रह जाती है तो उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं। हाफ लाइफ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज हो रही होती है, बिकॉज वो सारे एंजाइम्स के ऊपर जाके ऑक्यूपाई कर रही होती है। जब उसकी अमाउंट कम हो जाती है तो वो टेपर डाउन कर जाती है, उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। तो एक आइडियल टाइम डिफाइन किया गया है कि जितनी देर में हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ दैट ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड। तो इसी तरह गैग्स में अगर हम फॉर एग्जांपल हम कॉन्ड्राइटन सल्फेट की बात कर लें तो हम ये कहेंगे कि कॉन्ड्राइटन सल्फेट के, और ये लैब में ही इसको टेस्ट किया जा सकता है, लिविंग बॉडी में हर जगह पे बन रही होती है तो वहाँ पे हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। कॉन्ड्राइटन सल्फेट का एक मॉलिक्यूल अगर इन नॉर्मल एनवायरनमेंट रहता है तो उसके बनने और डिग्रेडेशन होने के दरमियान जो टाइम होता है जिसमें हाफ ऑफ दैट मॉलिक्यूल डिग्रेड हो जाए और हाफ बचा हुआ हो तो उसको हम हाफ लाइफ ऑफ दैट कहेंगे। और हाफ लाइफ इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली हमने लिया हुआ है मेडिसिन से, फार्माकोलॉजी ऑफ मेडिसिन से। तो जब हाफ लाइफ आ जाती है तो उस टाइम पे आपको ज़रूरत होती है कि आप नेक्स्ट डोज एडमिनिस्टर कर दें ताकि उस पुरानी डोज के कम्प्लीटली क्लियर होने से पहले आपने अगली डोज दे दी, ताकि जब तक पिछला क्लियर होगा नई वाली डोज एक सफिशिएंट लेवल्स मेंटेन कर। मैम मेडिसिन में तो समझ आती है कि हमने अपने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना है, लेकिन गैग्स फॉर्मेशन और डिग्रेडेशन तो नेचुरल प्रोसेस है। गैग्स जो है ना हमारी बॉडी कंट्रोल करती है। लाइक आपने अगर आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो कॉन्ड्राइटन सल्फेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके पास सर्टन सिग्नल्स जाते हैं। जब एक सफिशिएंट अमाउंट में कॉन्ड्राइटन सल्फेट या कोई भी गैग बन गया, तुम नेगेटिव फीडबैक का नाम सुना हो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू और डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू उसकी सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि उसकी डिग्रेडेशन और उसका यूजेज हो रहा होता है डिपेंडिंग अपॉन के कितनी रिक्वायरमेंट है। जब उसकी अमाउंट फॉल कर जाती है एक सर्टन लेवल तक तो दोबारा से सिग्नल्स जाते हैं टू रीस्टार्ट दैट प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट हो जाती है। और इसका एम क्या होता है कि बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर गैग का ढेर लगा के हमने नहीं रखना और ना ही वो ज़रूरत से कम होनी चाहिए। तो इसकी हाफ लाइफ टर्नओवर जो है वो इस तरह से मैनेज करता है अपनी ही प्रोडक्शन को। मैम हम इसे मेजर कैसे कर सकते हैं? आपने कहा ये सिर्फ लैब्स में मेजर हो सकता है, लेकिन गैग्स फॉर्मेशन का प्रोसेस और डिग्रेडेशन का तो नेचुरली बॉडी में हो रहा होता है। या पेशेंट को तो हमने नहीं ना बिठा देना, इसके ये जो चीज़ें होती हैं ना इनको लैब ही में मेजर किया जाता है। इवन जो ड्रग्स होती हैं उसको भी लैब में मेजर करते हैं, वो पर्सन्स को दे के मेजर नहीं किया जाता। पर्सन्स के ऊपर वो तब मेजर होती हैं जबकि उनकी सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी और एफिकेसी कंफर्म होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप किसी लिविंग बीइंग पे नहीं चेक कर सकते। फेगोसाइटोसिस के इनकी डिग्रेडेशन होगी, फिर लाइसोसोम्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो इसको डिग्रेड करते हैं। उसके बाद जो एंजाइम्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एंडोग्लाइकोसाइडेजेस जो कि उनके सेंटर में जो हमारे पास लिंकेजेस होती हैं उनको ब्रेक कर रहे होते हैं, और एक्सोग्लाइकोसाइडेजेस होते हैं जो कि जो सरफेस के ऊपर जो लिंकेजेस होती हैं उसके टर्मिनल्स के ऊपर लिंकेजेस होती हैं उसको ब्रेक। ये आपकी लिपिंग पॉट की डायग्राम है, इसलिए इसको कोई कॉपी करने की या इमेज लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, ये आपको एक गैग नज़र आ रहा है जो कि सल्फेटेड गैग है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको ये पूरा फ्लो चार्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
अभी फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये ब्रेक डाउन होते कैसे हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर से सल्फाटेज एंजाइम आया, ये जो भी गैग होगा उससे रिलेटेड हम एंजाइम लेंगे, उससे ये सल्फेट जो है ये रिमूव हो गया और ये चेन रिलेटिवली सिंपलर हो गई। थोड़ा एक सल्फर लगा हुआ नजर आ रहा है लेकिन मेजर सल्फेशन इसकी रिमूव हो गई। उसके बाद हमारे पास हमने एक और एंजाइम डाला जिसने इसके अंदर से एड्रोनिक एसिड को रिमूव कर दिया, यहाँ टर्मिनल से ये चेन मोर सिंपलर हो गई। उसके बाद हेपरिन सल्फाटेज हमने डाला और फाइनली जो है ये इसकी जो चेन है वो सिंपलर होती जाती है। इस सारे सीक्वेंस को याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक कॉन्सेप्ट है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को हम पहले उतारेंगे, उसके बाद हम उसके टर्मिनल्स को ब्रेक करेंगे, सेंटर से ब्रेक करेंगे। आ जाती है कि म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस क्या चीज़ है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स हमारी बॉडी के अंदर बन तो रहे हैं लेकिन या तो उनकी फॉल्टी डिफॉर्मेशन है, उनकी फॉर्मेशन में कोई ऐसा डिफेक्ट है कि हमारे एंजाइम्स उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, तो वो हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो और ये म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस जो है या उनकी डिग्रेडेशन के लिए जो एंजाइम्स थे वो एंजाइम्स नहीं है हमारे पास, वो डिफेक्टिव हैं बाय बर्थ, तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। हेरिडिटरी कंडीशन है और ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। हेरिडिटरी मीन्स कि ये जेनेटिक है, बाय बर्थ होता है। प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि ये विद इंक्रीज इन एज ये प्रोग्रेस करेगा, बढ़ती जाएगी ये डिजीज विद एज। म्यूटेशंस इन्वॉल्व होती हैं इसकी फॉर्मेशन में, अगर जो भी जीन्स थी उनके अंदर जिन्होंने गैग्स बनाने थे, जिन्होंने प्रोटीन्स बनानी थी, जिन्होंने एंजाइम्स इनके बनाने थे डिग्रेड करने वाले, उनमें कहीं भी म्यूटेशन आ जाएगी तो म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस हो जाएगा। सबसे कॉमन जो चीज़ इसके अंदर आती है वो लाइसोसोमल हाइड्रोलेसिस है। अगर वो किसी लेवल पे डिफेक्टिव बनेंगे तो वो इफेक्टिवली ब्रेक नहीं कर सकेंगे गैग्स को। उसके बाद क्या होगा, जैसे हमने पहले गैलेक्टोज में बात की है और सर्टन और चीज़ों में बात की है कि जब कोई चीज़ हमारी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज नहीं होती तो वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, और जो भी चीज़ एक्स्ट्रा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है वो हार्मफुल होती है क्योंकि वो हमारे नॉर्मल मैकेनिज्म्स, नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को अफेक्ट कर रही होती है। तो जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स जब डिग्रेड नहीं होते तो वो सबसे पहले लिवर के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा स्प्लीन, बोन, स्किन, कॉर्निया एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो गैग जिस जगह पे इन्वॉल्व था वो वहाँ पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। और लिवर चूँकि हमारी बॉडी का एक मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन है तो लिवर की उन सब में शामत आ जाती है, लिवर उन सब में इन्वॉल्व होता है। क्लिनिकल फीचर्स इन्हीं स्ट्रक्चर्स के रेलेवेंस से आ जाएंगे। जब लिवर में आएगा तो लिवर का साइज बढ़ जाएगा, लिवर का फंक्शन जो है वो खराब हो जाएगा, स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा, बोन्स की डिफॉर्मिटी आ जाएगी, स्किन के अंदर चेंजेस आ जाएंगी, कॉर्निया और स्क्लेरा जब इन्वॉल्व होंगे तो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। जब कॉर्नियल डेफिसिट की वजह से या अगर स्क्लेरा कॉर्निया में तो ब्लाइंडनेस हो सकती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होगा कि इंटेलिजेंस और जो लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं वही चीज़ें आ गई। हेपेटोस्प्लेनोमेगाली मीन्स के एनलार्जमेंट, मेगा मीन्स बड़ा तो मेगाली मीन्स एनलार्ज्ड लिवर एंड स्प्लीन। बोन्स के अंदर जब ये डिफॉर्म होंगी तो बोन्स जो है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर उनका नहीं रहेगा, कोर्स एंड थिक बोन्स आ जाएंगी। फेशियल फीचर्स कोर्स हो जाते हैं बिकॉज जो फेस की बोन्स हैं उनके अंदर भी जाके ये चीज़ें एक्यूमुलेट होती हैं तो फेस डिफरेंट फेशिस बन जाते हैं स्पेसिफिक फॉर दैट डिजीज। मेंटल रिटार्डेशन होगी, कॉर्नियल क्लाउडिंग होगी और यूरिन के अंदर ओलिगोसैकेराइड यूनिट्स सीक्रेट होना शुरू हो जाएंगे। नॉर्मली ओलिगोसैकेराइड यूरिन में नहीं आते, तो जो यूरिन कंप्लीट एग्जाम जो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें ओलिगोसैकेराइड्स अगर आए तो फिर ये एक बहुत सीरियस कंडीशन होती है। अदरवाइज यूरिन के अंदर शुगर्स आ जाती हैं, सिंपल शुगर्स, लेकिन ओलिगोसैकेराइड चेन्स तब आती हैं जबकि कोई म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस होगा कि किडनी खुद भी ये जो पोर्शन किडनी ने इसमें प्ले करना था वो भी नहीं कर रहा और ये यूरिन के अंदर आना शुरू। डायग्नोसिस इसकी कैसे करेंगे? सबसे सिंपल टेस्ट यूरिन एग्जाम करवाएं, उसमें ओलिगोसैकेराइड्स आ जाएंगे तो आप इसकी स्क्रीनिंग की तरफ आप चले जाएंगे कि फर्दर। और उसके बाद जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है वो सेलुलर एसेज है। अब जो स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं जो ये डिफरेंट डिजीजेस कॉज कर रहे हैं उनका स्पेसिफिक लेवल्स होते हैं जो कि ब्लड के अंदर भी किए जाते हैं, सर्टेन टिश्यूज के अंदर भी किए जाते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट। कॉर्ड ब्लड के अंदर हमारे स्टेम सेल्स होते हैं जो कि नए सिरे से ऑर्गन को बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट हो सकता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं तो जो नॉर्मल बोन मैरो उस पेशेंट में जाएगा वो डिफेक्टिव बोन मैरो हमेशा, जो भी चीज़ सच्ची नहीं होती वो हमेशा कमज़ोर होती है। तो जब हम एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देंगे तो वो जो हेल्दी वाला बोन मैरो है वो बाकी वाले को ओवरराइड कर लेगा और ये कंडीशन रिवर्सिबल हो जाती है। और उसके अगर ये नहीं हो सकता तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे और इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ों में एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपीज अवेलेबल हैं। जो एंजाइम्स डेफिशिएंट होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस दे दिए जाते हैं और वो
बॉडी के अंदर उन चीज़ों को मैनेज करना। अब ये डिफरेंट डिजीजेस नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला और ट्यूटोरियल्स के अंदर हमें नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। इसका क्वेश्चन इस तरह से आता है, व्हाट इज म्यूकोपोलिस? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है, लेकिन ये बहुत अक्सर हमारे जो पेपर्स बच्चे दे के जाते हैं ये अच्छा अटेम्प्ट नहीं हुआ होता है। इसमें कोई नॉलेज वाली ऐसी बात नहीं है। म्यूकोपोलिसैकेराइडोसिस को डिफाइन करना होता है, सिर्फ ये बताना है कि एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकोपोलिसैकेराइड्स इन द बॉडी ड्यू टू डिफेक्टिव फॉर्मेशन और डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म। पॉजिटिव मैकेनिज्म्स क्या होते हैं? एक ही मैकेनिज्म है, म्यूटेशंस हैं। एन्यूमरेट डिफरेंट टाइप्स अलोंग विद मोड ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। सारों का मोड ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो एक ही है एक्सेप्ट वन, ये आप लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। डायग्नोसिस कैसे करना है? यूरिन एग्जाम करना है, यूरिन के अंदर ओलिगोसैकेराइड्स मिलेंगे, उसके अलावा एंजाइम ऐसे हमने करना होता है के थ्रू बायोप्सी कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट के ये 3 ऑप्शन। सिंपल 3 लाइनें लिखने के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं आपको। डायग्नोसिस का सिर्फ ये 2 लाइनों के पूरे मार्क्स हैं। तो जब आप पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन को माइंड में मैम ओलिगोसैकेराइड की समझ नहीं आई कि यूरिन के अंदर ओलिगोसैकेराइड, ये म्यूकोपोलिसैकेराइड में तो है ही नहीं, तो ओलिगोसैकेराइड। बेटा ये नेक्स्ट टाइम आपने देख के आना है। आप इसको गूगल पे सर्च करोगे कि व्हेन एंड व्हाई ओलिगोसैकेराइड्स अपीयर इन यूरिन, ठीक है? ये नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगी आपसे। सिंपल बात है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये क्वेश्चन आप नोट करो, नेक्स्ट टाइम भी आप देख के आओगे। ओके मैम। इंशाल्लाह आपको वापस मिल जाएगा, डोंट वरी। अटेंडेंस बेटा आज मार्क हो गई है सबकी। एनीबॉडी लेफ्ट फॉर अटेंडेंस? बिकॉज अभी आपकी क्लास खत्म हो रही है एंड आई एम गोइंग टू क्लोज द लिंक। वैसे भी माशाल्लाह अटेंडेंस जो है वो अटेंडेंस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। एनीबॉडी लेफ्ट फॉर अटेंडेंस तो मुझे अभी बता दें, जो सोए हुए हैं उनको भी जगा दें कि उठ के अटेंडेंस मार्क कर लें। And waiting for your presence in the class. But anyone left for attendance? Okay, best of luck. And love is